नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन गुरु इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि आज पहली क्लास नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पे आज हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी पुलिस के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में और आपका टेट, सुपर टेट, हर से इसके सवाल पूछे जाते हैं। उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो बेटा आज संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संख्याएं क्या क्या है। तो संख्याओं में सबसे पहला आपका भाग होगा बेटा नंबर एक संख्या लिख लेते हैं धन पूर्णांक। क्या लिख लेते हैं? धन पूर्णांक। देखो बेटा धन पूर्णांक क्या है इसको समझिएगा। धन पूर्णांक, अच्छा धन पूर्णांक क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक कहा जाता है। तो यहां पर आप लिखोगे, क्या लिखोगे? ऐसे लिखोगे, प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए बेटा इसमें हमने क्या लिखा है कि प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहते हैं। एग्जाम्पल पार्ट जैसे आपने देखा, आप देखोगे एग्जाम्पल में 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, डेट कहां तक? इन्फिनिटी तक। इसके बाद बेटा आपका धन पूर्णांक हो गया है। इसके बाद आपका आता है बेटा दूसरे पे हम चर्चा करेंगे ऋणात्मक संख्या। देखिए बेटा ऋणात्मक संख्या क्या है इसको समझिए। ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या क्या है? देखिए ऋणात्मक संख्या, अच्छा ऋणात्मक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो इन्फिनिटिव से स्टार्ट होकर और कहां तक चलती हैं बेटा? -1 तक चलती हैं। तो इसको हम डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे, आप जानते हो मैंने बता दिया है कि ऋणात्मक संख्याएं वो संख्याएं होती जो इन्फिनिटिव से लेकर -1 तक होती हैं। तो बेटा इसका एग्जाम्पल हो गया है इन्फिनिटिव, इसके बाद -3, बीच में डेटस कर लीजिए और भी आ जाएंगी, यहाँ -3, -2, -1, ये आपकी हो जाएंगी बेटा, आदि लिख लेंगे, ये आपकी हो जाएंगी बेटा ऋणात्मक संख्या। क्या संख्या हो जाएंगी बेटा? ऋणात्मक संख्या। अच्छा इसके बाद बेटा हम चर्चा करेंगे ऋणात्मक संख्याएं हो गई। इसके बाद नंबर 3 पे आते हैं बेटा। नंबर 3 पे हम लेते हैं आपकी सम संख्याएं, जो कि आपने बहुत बार पढ़ी होंगी बेटा। देखिए जरा ध्यान से समझिए, सम संख्याएं क्या है? सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग चला जाता है। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग चला जाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे बेटा? अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, ऐसे करके लिखोगे, सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं होती हैं, वो संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग चला जाता है, जिसमें 2 का भाग चला जाता है। यानी 2 का मतलब 2 का भाग चला जाता है, 2 का भाग चला जाता है, 2 का भाग चला जाता है। उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम सम संख्या। एग्जाम्पल में बेटा देखोगे आप तो एग्जाम्पल में जैसे आपका 2 हो गया है, 4 आ गया है, 6 आ गया है और 8 हो गया, डेट ये आपका 8 लिखा, डेट कहां तक बेटा? इन्फिनिटी तक। तो सम संख्याएं क्या है बेटा? ये मैंने हेडिंग में बताया सम संख्याएं क्या है। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिसमें 2 का भाग चला जाता है। हिंदी की जगह आप इसमें ऐसे 2 बना लीजिए पोस्टर, 2 का भाग चला जाता है। ऐसे थोड़ा रफ करेंगे, यहाँ पर 2 का भाग चला जाता है, चला जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। तो ये बहुत बचपन में हमने कक्षा 6 या 7, 8 की मैथ में ही सीखा होगा कि सम संख्या क्या होती हैं। वो आपका वही पूरा पीछे वाले सिलेबस का है, उसी के बारे में मैंने चर्चा किया है। तो यहाँ आपने सम संख्या के बारे में देखा बेटा। इसके बाद हम इसको रफ करते हैं और इसके आगे अब चलते हैं। सम संख्या की बात बेटा आपकी आती है, संख्या जो आएगी वो विषम संख्या आएगी।
अच्छा बेटा, विषम संख्या क्या होता है, गौर करिएगा जरा ध्यान से। विषम संख्याएं, अब की बार हेडिंग में है विषम संख्याएं। देखिए बेटा, विषम संख्याएं क्या है उसको देखिए, समझिए। विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्या ध्यान से समझिएगा। विषम संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। तो बेटा अगर लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं वो संख्याएं हैं, वो संख्याएं हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, 2 का भाग नहीं जाता है। तो आप देख पाए बेटा, विषम संख्या क्या है? विषम संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखोगे तो वो संख्याएं क्या क्या होंगी बेटा, ध्यान से समझिएगा। 1 आ जाएगा, 1 में क्या जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद आपका 3 आ जाएगा बेटा, फिर इसके बाद 5, फिर इसके बाद 7, डेट 10, ये भी आपकी इंफिनिटी तक होंगी और उसमें कहीं आपका 2 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या। अच्छा बेटा, विषम संख्याओं के बाद अब हम चलते हैं भाज्य संख्याओं पर, भाज्य संख्याओं पर, भाज्य संख्याएं। अच्छा बेटा, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिसमें 1 के बजाय 1 और किसी भी संख्या से वो संख्या कट जाए तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। एक बार फिर समझिएगा, वो संख्याएं जिसमें 1 से मतलब 1 का तो भाग जाए और किसी भी नंबर से वो संख्या कट जाए तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। इसको मैंने बेटा बता ही दिया है वीडियो में, लेकिन इसके बाद मैं एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे आपकी भाज्य संख्या 2 देखिए, 2 1 से कट रही है, ये आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य में 2 भी आ जाएगा, ऐसे आप समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए 2 नहीं लिखिएगा, आप लिखिएगा 4, 6 लिख लीजिए, 8 लिख लीजिए, 10 लिख लीजिए, डॉट डॉट सो ऑन। तो वहां 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 जो होगी वो सम अभाज्य संख्या कहलाए। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि हमें भाज्य संख्याएं चाहिए। तो भाज्य संख्याएं क्या मतलब हो गया है कि 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट और भी नंबर आएंगे जिसमें आपका भाग आराम से चला जाए, वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। इसके बाद बेटा आता है आपका पूर्णांक आता है। इसको मैं रख कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। इसके बाद हम आते हैं पूर्णांक पर। तो बेटा देखिए, पूर्णांक क्या है, एक इससे पहले जान लीजिए, पूर्णांक से पहले पूर्ण संख्या जान लीजिए, पहले पूर्ण संख्या जान लीजिए। देखिए बेटा, पूर्ण संख्या क्या होती है? आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याएं या धन संख्याओं के साथ अगर हम 0 मिला दें तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं वो संख्याएं? मतलब कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि जिस संख्या में 0 के साथ प्राकृतिक संख्या 65 कर दें, मिला दें, तो वो संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसको मैंने परिभाषा में बताया। जैसे आपका एग्जाम्पल बेटा क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। 0 आ जाएगा, 1, 2, 3 डॉट 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 कहां तक बेटा, इंफिनिटी तक। डॉट डॉट कहां तक, इंफिनिटी तक। अच्छा एक बार फिर देखिए, हम पूर्ण संख्या वो संख्या है जिसमें धन पूर्णांक मिला दें या प्राकृतिक संख्याएं मिला दें, किसके साथ, 0 के साथ, वो तो वो संख्या क्या कहलाती हैं, वो संख्या आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद बेटा आता है पूर्ण संख्याओं के बाद अगला है आपका, पूर्ण संख्याओं के बाद अगला आपका है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, देखिए बेटा परिमेय संख्या क्या है उसको भी ध्यान से समझ लीजिए। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाएं, Q का मान 0 ना हो, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q डज नॉट इक्वल टू 0, तो वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। एक चीज और आपको ध्यान देना है कि वो नंबर अंडर रूट में आए तो परफेक्ट हो। अगर वो अंडर रूट में, जैसे मान लीजिए अगर अंडर रूट में आते हैं तो अगर उनका रूट बाहर नहीं होता और वो बटे में भी लिखी जाती हैं तो वो भी संख्या आपकी परिमेय, मतलब क्या, परिमेय नहीं कहलाएगी। जैसे यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है, पहले हम तुम्हें एक चर्चा में ये बता देते हैं कि परिमेय संख्या क्या है।
परिमेय संख्या वो संख्या जो P अपान Q के रूप में लिखी जाए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। उसका उदाहरण यहाँ है बेटा, जैसे आप ध्यान से समझिएगा। उदाहरण में जैसे हमने 4/5 लिख लिया बेटा, 22/7 लिख लिया बेटा, 1/2 लिख लिया, इसके बाद हमने बेटा 6 लिख लिया, और ऐसे डॉट डॉट और सारी संख्या आ सकती है। लेकिन अगर मैं ये लिखता √7/√5, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये P अपान Q का फॉर्म बना रही है, लेकिन किसके अंदर है? रूट के अंदर है। और जब रूट के अंदर आएगी तो इसको हम परिमेय में नहीं काउंट करेंगे। P अपान Q का फॉर्म भी है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अंडर रूट वाली संख्याओं को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं, जो पूर्ण परफेक्ट नहीं होती है। चीज क्लियर हो रही? तो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि बेटा परिमेय संख्याएं क्या हैं, उसके बारे में हमने यहाँ बताया कि वो संख्या है जो P अपान Q के रूप में लिखी जाए, और Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। जब 0 नहीं होगा तो उसका एग्जाम्पल बेटा बनेगा 4/5, 22/7, 1/2, 6 और डैश और ऐसी संख्याएं आती रहेंगी। अच्छा, इसके बाद जब आपकी परिमेय संख्या होगी तो बेटा हम इसको रख करते हैं, और अब हम आपको बताते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या समझ लीजिए क्या है बेटा, यहां देखिए जरा ध्यान से। अपरिमेय संख्या देखिए जरा, अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो P अपान Q के रूप में ना लिखी जाए, तो वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? वो संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर हमने अंडर रूट में लिख दिया है आपका कैसा? 7। तो अंडर रूट 7 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके बाद मैंने लिख दिया बेटा पाई। कई बार ये रेलवे में पूछा गया है क्वेश्चन, और छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछा जाता है अक्सर सवाल में कि पाई क्या है। तो पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर बात? अच्छा, और जैसे मैं लिख दूं अंडर रूट 5, अंडर रूट आपका 3, अंडर रूट आपका आ गया 11 और डैश। अगर ऐसे नंबर आपको दिखेंगे बेटा, तो ऐसे नंबर दिखने पर आप क्या कहलाओगे? उनको आप अपरिमेय संख्याओं में काउंट करोगे। बात क्लियर हो रही है? अच्छा, इसके बाद जब आपने अपरिमेय पढ़ा है बेटा, तो इसके बाद भाज्य, अब अभाज्य संख्याएं पढ़ लेते हैं। देखिए बेटा अभाज्य क्या है, जरा इसको समझिएगा। अभाज्य संख्याएं, देखिए अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका माशा 1 हो और वो स्वयं से डिवाइड होती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। एक बार फिर ध्यान से समझिएगा। हमने बेटा यहाँ बताया है कि अभाज्य संख्याएं क्या है, तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ यानी माशा 1 हो और स्वयं से कटती हो और किसी नंबर से ना कटे, तो वो संख्याएं आपकी अभाज्य कहलाती हैं। एग्जाम्पल में बेटा देखोगे, जरा ध्यान से समझिएगा। एग्जाम्पल क्या हो गया है? सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है। कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो बेटा आएगी वो 2 आएगी। अच्छा, 2 के बाद बेटा आप देख पा रहे हो 3 होगी, 3 के बाद आपका 5 होगा, 5 के बाद 7 होगा, 7 के बाद 11 होगा, 13 होगा। ऐसे करके आपकी जितनी भी सारी संख्याएं आएंगी, वो जिनका मतलब मैंने बताया जिनका एचसीएफ 1 आ जाए और वो स्वयं से कटे, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? आपकी अभाज्य संख्या कहलाएंगी। और एक चीज प्रश्न में आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है बेटा सम अभाज्य कहेगा या अभाज्य कहेगा, तो आपको 2 लिखना है। और ये कई बार प्रश्न आपका पूछा गया है। तो मैंने अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा कर लिया है, भाज्य के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं बेटा, ध्यान से समझिएगा। ये आपका अभाज्य संख्याएं होगी और भाज्य संख्या तो मैंने पहले ही बता दिया था। अब हम लोग चर्चा चलते हैं थोड़े आगे की ओर, क्योंकि संख्याओं का मैंने थोड़ा सा आपको परिचय दिया, जितना आपका हल्का फुल्का यूज होता है उसका मैंने परिचय दे दिया। अब हम थोड़े से क्वेश्चनों पे चर्चा करें। देखिए जरा ध्यान से समझिएगा बेटा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ बेटा लिखा, क्या लिखा? पहले उससे पहले एक नोट पॉइंट लिख लीजिएगा। पहला नोट पॉइंट ये है, ध्यान से देखिएगा
नोट पॉइंट ये है कि यदि कोई x एक सम संख्या है और उसके आगे आने वाली क्रमागत सब संख्याएं क्या होंगी, तो उसको जरा ध्यान से समझिए। देखिए बेटा, ये एक आपका सूत्र समझ लीजिए, लिख लीजिए। यदि x एक सम संख्या है, यदि x एक सम संख्या है और उसके आगे आने वाली सम संख्याएं क्रमागत में आपका हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, x प्लस 2 होगा, इसके बाद x प्लस 4 होगा, x प्लस 6 होगा, x प्लस 8 होगा। इस तरह से आपकी आगे वाली संख्याएं आएंगी। एक बार फिर ध्यान से समझिए बेटा, अगर x कोई सम संख्या है और उसके आगे आने वाली क्रमागत सम संख्याएं अगर आपसे कह दे प्रश्न में, तो आपको क्या लिखना है बेटा, ध्यान से समझिए। यदि x कोई एक सम संख्या है और उसके आगे आने वाली सम संख्याएं क्रमागत x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 ऐसे डॉट सो ऑन चलती रहेगी। एक तो आपका ये पॉइंट हो गया बेटा। इसके बाद जब आप दूसरे पॉइंट पे आओगे तो देखिएगा, यदि ध्यान से समझिए बेटा, यदि x एक विषम संख्या है, यदि x एक विषम संख्या है और उसके आगे आने वाली विषम संख्याएं, देखिए बेटा, विषम संख्याएं क्रमागत, इसमें भी x प्लस 2 होगा, x प्लस 4 होगा, x प्लस 6 होगा, x प्लस 8 होगा, डॉट सो ऑन। बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि यार सेम कैसे हो गया कि सब में भी ये लिख रहे हो लेकिन विषम में भी लिख रहे हो। लेकिन ध्यान दीजिए बेटा, अगर हम यहाँ पर x एक विषम संख्या ले लें, थोड़ा उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, क्योंकि बार बार दो चीजें याद ना हो, तो उसके लिए जरा ध्यान दीजिए। अगर मान लेते हैं कि अगर x एक विषम संख्या है, जैसे मैंने बेटा मान लिया 1, अगर x एक विषम संख्या है, तो अगर x एक विषम संख्या तो दूसरी संख्या बेटा क्या बनेगी, x प्लस 2 बराबर 3 आ जाएगा। देखिए, अगर अब x एक विषम संख्या 1 है, 4 जोड़ोगे बेटा क्या आ जाएगा, 5। तो आप देख पा रहे हो कि डिपेंड वहीं पर करता है। वैसे अगर ऊपर वाले इसमें देखोगे तो बेटा यहाँ भी एक समझ लीजिए, अगर मान लीजिए x एक सम संख्या जैसे बेटा 2 है, तो 2 जोड़ोगे तो 4 हो गया है बेटा। अगर x एक सम संख्या है, 4 जोड़ोगे तो 6 आएगा। तो आप देख पा रहे हो बेटा, क्या देख पा रहे हो कि अगर x कोई नंबर विषम है तो वो संख्याएं विषम ही आएंगी, अगर x कोई नंबर सम है तो वो संख्याएं आपके पास सम ही आएंगी। बात क्लियर होगी। तो बेटा ये 2 पॉइंट है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, उनके लिए मैंने पॉइंट आउट लिखा है। आगे सवाल आएंगे, उनमें आपको ध्यान से लगाना है और ध्यान से आपको क्या करना है, आंसर करना है। तो बेटा ये आपके पॉइंट तो नोट कर, 2 पॉइंट कंप्लीट करते हैं, इनको मैं रब कर रहा हूं और आगे की तरह देखिएगा आगे क्या है, इसको समझिएगा। यदि बेटा 2 पॉइंट आपने क्लियर करे, अब बेटा आगे चलते हैं, सवाल पर ध्यान से समझिए। जैसे बेटा पहले मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण के बाद आपको इस सूत्र के बाद इसके बाद आपको एक सूत्र बताएंगे, जरा ध्यान से समझिए। जैसे बेटा आपको एक समांतर या सर्वांतर क्रम में एक सीरीज दे दे, क्या करें, जैसे हम यहाँ लिख रहा हूं, जरा ध्यान से समझिए बेटा। हमने लिखा 101, इसके बाद 102, इसके बाद 103 और डैश बेटा हमने कर दिया है बेटा 500 तक। क्या कर दिया है, 500 तक। तो ऐसे सवाल सब और कह देगा कि ये बताओ कि अगर कोई संख्या 101, 102 डॉट आपकी 500 तक है, तो इतने पदों तक का योगफल पूछ दे आपसे। क्या पूछ दे कि सीरीज का योगफल बताओ बेटा। तो योगफल क्या है उसको जरा समझिए।
अब जब ऐसे सवाल आ जाए आपको यहाँ पर 1 से लेके 100 तक जोड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर 1 से नंबर आता तो आप n × n + 1/2 लगा देते हो, लेकिन वो नहीं करना है। वो जो चीज मैं बता रहा हूँ उसको जरा ध्यान से समझिए। यहाँ पर ऐसे सवाल जब भी आ जाए तो आपको देखिए बेटा कैसे करना, ध्यान से समझिए। यहाँ आपको सबसे पहले नंबर आप n निकालना होगा। n क्या होता है बेटा, ध्यान से समझिएगा। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या, और बटे बेटा होता है सार्वांतर। सार्वांतर कहोगे तो पदों में अंतर होता है। सार्वांतर का मतलब बेटा क्या होता है, पदों का अंतर, और +1 होता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आपको n कैलकुलेट करना है, और n कैलकुलेट करने के बाद फिर आपको निकालना बेटा योगफल निकालना है। बेटा क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो जरा इसको ध्यान से समझिए। योगफल क्या होता है, योगफल होता है बेटा प्रथम संख्या और प्लस अंतिम संख्या बटे आता है बेटा 2, और गुणे में होता है बेटा n। क्या मेरी बात समझ पा रहे? जब भी ऐसा सवाल आए सीरीज में और उनमें पदों में जो अंतर हो वो सेम हो, पदों में अंतर क्या हो, सेम हो। जैसे मान लीजिए भी एक ये समान उदाहरण में हो गया, दूसरा मैंने ये बेटा लिख दिया ऐसे 36, 37, 38 और डैश हमने लिख दिया बेटा 100 तक। आपसे यहाँ का इन पदों का योगफल बताओ और इन पदों का योगफल बताओ। तो बेटा देखिए इसको कैसे करना है। ऐसे सवालों के लिए हमने तुम्हें एक अच्छा सा कंसेप्ट बताया है। यहाँ पर हम 1 से लेके 35 नहीं जोड़ेंगे, यहाँ हम 1 से लेके 100 तक नहीं जोड़ेंगे, और इनका डायरेक्ट आंसर बताएंगे वो इसके माध्यम से। जरा समझिए, अभी आपको जो मैंने फार्मूला लिखा है लगता होगा कि ये फार्मूला कहाँ तक याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, वो सब बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ आपको प्रैक्टिस लेना है, एक बार समझना है। देखिए बेटा मैं इसका पहले वाले सवाल का n निकालूंगा, बहुत आसानी से समझिएगा। यहां से बेटा n निकालोगे, इसका मतलब हो गया है कि अंतिम संख्या से प्रथम संख्या घटाना है। तो अंतिम संख्या बेटा कितनी है, 500 है। तो हमने बेटा क्या किया है, 500 लिख लिया। अच्छा प्रथम संख्या बेटा कितनी है, प्रथम संख्या आपकी 101 आई, तो प्रथम संख्या 101 लिख लिया बेटा। अच्छा बटे में बेटा आना है आपका सार्वांतर, तो सार्वांतर यानी पदों में अंतर। 101 से 102 हो गया, एक बड़ा है। इसके बाद 102 से 103 हो गया है, तो एक बड़ा है। इसके बाद आगे का 104 आएगा। तो यहाँ ओवरऑल देखोगे एक ही बढ़ेगा, और प्लस बेटा कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इसको अगर और बेटा आप कैलकुलेट करोगे तो 500 से आपको 101 घटाना है। तो देखिए कैसे, 10 से आपका 1 गया तो 9 बच गया बेटा, यहाँ 9 बचा है तो 9 आ जाएगा, यहाँ बच गया बेटा 4, और 4 से आपका चला गया है 1, तो 3 बचेगा, और बटे में आपका 1 आएगा +1 हो जाएगा। क्लियर बात? एक कौन आया है, एक आया है सार्वांतर, यानी ये जो पदों में अंतर चल रहा वो नीचे लिख लिया, +1 सूत्र कर लिया। अब देखोगे बेटा यहाँ पर 399 में अगर 1 का भाग करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। 399 + 1 बराबर आपका बेटा हो जाएगा 400। तो आपने बेटा ये देखा, क्या देखा कि अगर n मुझे निकालना होता तो n मेरे पास 400 आते। कितने पर आते, 400 आते। अब हमको कैलकुलेट करना है बेटा योगफल, तो जरा ध्यान से समझिए। पहले वाले सवाल का योगफल यहाँ लगवा दे। अच्छा प्रथम संख्या जो है बेटा कितनी है, 101 होगी। अंतिम संख्या बेटा कितनी है, 500 होगी। बटे कितना आ जाएगा, 2। गुणे में कितना आ जाएगा बेटा, 400। तो आप यहाँ ओवरऑल देखोगे, इसको जब इससे काटोगे 2 से तो ये 200 आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, 200। 500 में 101 जोड़ोगे तो बेटा ये हो जाएगा तुम्हारा 601, और गुणे बेटा आपको कराना है 200। तो जरा ध्यान दीजिए, 2 0 तो आपका ऐसे ही आएगा, 2 का गुणा कराओगे 2 1 2, फिर 0 होगा, 2 6 कितना हो जाएगा, 12। तो आपने देखा, क्या देखा कि ये जो इतना बड़ा सीरीज था इसमें मुझे योगफल निकालना था। तो योगफल आपका कितना निकल के आ गया बेटा, 12 0 200 आ गया। ये यहाँ तक आपका बात क्लियर है? अच्छा अगर आपको n ऐसे नहीं लगाना है, वैसे ऐसे ही लगाना है, जितने नए होंगे बच्चे सीखने वाले बिगिनर्स हैं
या फिर जैसे मान लीजिए रिपीटेशंस में कुछ व्यक्ति हैं तो उनमें क्या करना है, आपको ये कंसेप्ट बैठा लेना है, और कंसेप्ट जब बैठ जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मोटा मोटा देखो तो यहाँ मुझे n कैलकुलेट की जरूरत नहीं, जरा देखना 101 से सीरीज में लिखे, मतलब क्रमवार लिखेंगे 500 तक, तो इसका मतलब होगा कि मेरे पास नंबर आप जो n आएगा वो 400 आएगा। 400 नंबर चूंकि 101 से चालू होके 500 गया तो बचेगा तो 400, तो ऐसे भी 400 आपको आना है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो इस फॉर्मूले से मैंने आपको बताया कि 400 टोटल नंबर हो गया, और योगफल बेटा आपको चाहिए था, तो योगफल आपका यहाँ से मैंने कैलकुलेट कर लिया, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटे 2 हो गया गुणे 400, काट पीट दिया, तो आपका ओवरऑल कितना बन गया बेटा 12,0200। अच्छा, ये वाला सवाल जब कंप्लीट हो गया है तो बेटा अब देखिए मैं क्या करता हूँ, सूत्र का प्रयोग नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, क्योंकि मैं एक बार सूत्र आपको बता चुका हूं और आप समझिएगा। देखिए क्या आएगा, ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ जो कि उदाहरण पे मैंने बताया था। देखिए ध्यान से समझिए, जैसे बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ अगर ये 36 से आपका कितना है बेटा 100, और अंतर इसमें एक का चल रहा है, तो अगर हम n कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखना, 100 माइनस 36 बटे 1 प्लस 1, तो घटाओगे बेटा 4 बच गया, 10 से गया 6, और यहाँ आपका बचेगा 9, क्योंकि 9 से 3 जाएगा तो बच जाएगा आपका 6, यानी 64, 36 मिलकर 100 होता है, बटे 1 करोगे प्लस 1, यानी आपके पास कितने पद आ जाएंगे 64। इसमें देखिए मैंने सूत्र नहीं लिखा, हमने देखा 36 से अगर 100 तक की सीरीज है और इनके पदों का योगफल निकालना है, 36 से लेकर 100 तक की सीरीज है, इनके पदों का योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए 36 से 100 तक 64 पद होंगे, बिल्कुल बात सही है, 64 पद होंगे। और अगर 64 पद अगर आप डायरेक्ट नहीं बना पा रहे हो तो आपको एक मैंने अच्छा सा फार्मूला बताया है कि n बराबर आपको अंतिम संख्या से प्रथम संख्या घटानी है, तो 100 से आपका 36 घट गया, बटे में 1 आएगा, प्लस 1 कर दिया, तो 100 से 36 गया बेटा 64 आएगा। 64 का जब हम भाग लगाएंगे तो 64 एकम 64 आएगा, एक आप जोड़ोगे तो एक जोड़ने पर आपका जो नंबर आप होगा वो कितना बन जाएगा बेटा 65 बन जाएगा, यानी n आपका जो है वो क्लियर हो गया, मतलब कंप्लीट n होना चाहिए, कितने पद आपके 65 पद होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा जब आप चलोगे, कहाँ चलोगे, जब योगफल लगाओगे तो योगफल में देखिएगा जरा, योगफल में करोगे तो योगफल बराबर क्या होता है, सीधे सीधे प्रथम संख्या में अंतिम संख्या जोड़ो, तो 100 प्लस 36 बटे 2 गुणे 65, तो 136 मिलके 136 गुणे हो गया बेटा 65 बटे 2, 2 से काट लीजिए, 2 से काटोगे 2 छंग 12 और 2 8 16, तो यहाँ पर बेटा आ गया 68 गुणे 65, तो 68 गुणे 65 आपको मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई जैसे ही कराओगे वैसे ही आपका आंसर होगा। तो बेटा देखिए गुणा करा लीजिए, 5 का करेंगे 40, 4 कैरी हो गया है, और 6 पंचे 30 और 4 34, एक छोड़ दिए, 8 छंग 48, 8 4 कैरी गया, 6 छंग 36, 4 हो जाएगा आपका 40, तो 0 8 4 12 की 2 कैरी 1, यहाँ 4 यहाँ 4, तो आपके पास जो बेटा कैलकुलेशन आया वो 4420 आ गया। कितना आ गया बेटा 4420। तो आप देख पा रहे कि सूत्र को मैंने लिखाया था फार्मूले को, बट आपको कैसे करना है, जब भी ऐसी सीरीज आएगी तो आप उस सीरीज को आसान से बना सकते हैं। उसमें सबसे पहले आपको n निकालना है, और n निकालने के बाद योगफल का आपको फार्मूला लगा देना है। जब फार्मूला लगा दोगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसी प्रकार बेटा देखिए, जैसे हमने ये सवाल अच्छे से समझाया, अब ऐसे भी सवाल आते हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी 2014 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं 3 के प्रथम 10 गुणज। सवाल नंबर तीसरा होगा 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल, 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल अगर आपसे कहा गया है तो आप बताओ कि बेटा कितना आएगा। देखिए 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल, तो बेटा नंबर आप n होगा तो आपको थोड़ा सा अगर सेंस लगाओगे, दिमाग लगाओगे, तो नंबर आप जो n आएगा वो नंबर आप कितने हो गए बेटा 10, क्योंकि 3 के प्रथम 10 गुणज कह दिया तो नंबर आप n जो आपका आया वो कितना आया बेटा 10 आ गया, यानी n का मान बेटा आपका हो गया है 10। क्लियर बात।
अच्छा, लास्ट पद क्या होगा? 3 का गुणा 10 में कराओगे तो 3 दशामन कितना होता है? 30। लास्ट पद आपके पास, अब मैं योगफल बना रहा हूं, योगफल देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, फिर इसको अभी हम डिस्क्राइब भी कर देंगे। लास्ट पद जो आएगा वो आपका 30 आएगा, और प्रथम पद कौन सा है? क्योंकि 3 के ही प्रथम गुणज है तो 3 आ गया बेटा, और बटे बेटा आ जाएगा आपका 2, और गुणे होता है n का मान बेटा कितना है? 10 आया। तो यहाँ बेटा देखोगे 33 बटे 2 गुणे हो गया है 10, ये काट लोगे 5 बार, 5 3 15 1 कैरी, 5 3 15 1 16। तो अगर आपसे सवाल ऐसा पूछा जाता है बेटा 3 के प्रथम 10 गुणज का योगफल क्या है, तो 10 प्रथम 10 की बात कर रहा, तो नंबर ऑफ n जो आया है वो नंबर ऑफ n बराबर 10 हो गया है, और योगफल का वही फार्मूला अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 मल्टीप्लाई n। तो लास्ट आपका 10वां पद 3 दशामन 30 होगा, तो 10वां पद हमने क्या किया बेटा? 30 लिख लिया, प्रथम पद ये है, और आपका 2 से आप डिवाइड कर लिया, तो आपका जो प्रथम 30 का गुणज का जो योगफल होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इसी प्रकार 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल, सवाल नंबर 4 जरा ध्यान दीजिएगा। 6 के प्रथम 18 गुणज का योगफल, 6 के प्रथम 18 गुणज का योगफल निकालना बेटा, तो देखो क्या करोगे, सेम वही चीज, इसे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर हल करके बताइए कि 6 के प्रथम 10 18 गुणज का योगफल कितना आएगा। और हम इसके बाद एक बार सवाल देख लीजिए, फिर 6 के प्रथम 6 के प्रथम 18 गुणज का योगफल पूछा जा रहा है। इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आंसर क्या आएगा, और सवाल आपके अक्सर ऐसे पूछे जाते हैं। तो बेटा अब इसको हम इसी क्रम में रब करते हैं। अब हम टाइप पे, अगले टाइप पे चर्चा करेंगे जिसपे आपसे पूछा जाता है ज्यादा सवाल, उस पे देखिए। जैसे बेटा आता है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये टाइप चेंज होगा, मैं लिख दे रहा हूं सवाल, 3 क्रमागत सम संख्याओं का, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है। तो ठीक बीच वाली संख्या, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना बेटा? सवाल अगला है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा बेटा, 3 क्रमागत सम संख्याएं x+2 और इसका x+4 होगी, तो आपको देखिए मैं इसका एक शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। यहां पर जब भी सवाल में पूछा जाए कि ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी, तो आपको करना क्या बेटा, ध्यान देना है, ऐसे लिख लेना है, ठीक बीच वाली संख्या, ठीक बीच वाली संख्या क्या करोगे, योगफल बटे नंबर ऑफ n, यानी नंबर ऑफ n लिख लीजिए, नंबर ऑफ n। अच्छा, नंबर ऑफ n क्या होगा, जो कि आपको क्रम में बता देगा। कभी यहाँ 3 कहेगा, कभी 5 कहेगा, कभी 7 कहेगा, तब आपको ध्यान रखना है ठीक बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या करना है कि योगफल बटे n कर देना है। तो योगफल बेटा इस सवाल में 24 बताया गया, तो हमने बेटा यहाँ 24 रख लिया, और नंबर आपके कितने थे, 3 क्रमागत, तो 3 से भाग कर लिया, और 3 का जब भाग करोगे तो ये कट जाएगा, 3 24, तो ठीक बीच वाली जो संख्या प्राप्त होगी वो बेटा कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। कोई दिक्कत? इसके बाद अगर 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल बेटा कितना है, 80 है। एक दूसरा सवाल, पहला ये हमने लिखा, दूसरा देखिए
5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है? या ये भी पूछ सकता है सबसे छोटी संख्या क्या है या सबसे बड़ी संख्या क्या है, या दो संख्याओं का गुणनफल, ये भी पूछ सकता है। तो हमने लिखा 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 80 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है, तथा, और जोड़ लीजिए सवाल में, तथा बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या को भी बताइए। देखिए बेटा, सवाल आपके पास ये है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 80 है, तो ठीक बीच वाली संख्या क्या है, तथा बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या को भी बताइए। मतलब आपसे इसमें 3 चीजें पूछेंगे, तो कैसे कंप्लीट करना है ध्यान से देखिए। मैंने बताया था ठीक बीच वाली संख्या निकालनी हो तो आपको योगफल बटे n कर देना है। तो डायरेक्ट जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका योगफल कितना आ रहा है 80। अच्छा, संख्याएं कितनी हैं 5 का भाग दे देंगे तो 16। आपको पता चल रहा है कि 5 संख्याओं में ठीक जो बीच में है वो है 16। अच्छा, एक बार और देखिए, अगर ये बीच में 16 है और सम संख्याएं और विषम संख्याएं हमेशा कितने क्रमागत में चलती हैं, 2-2 के अंतर में चलती हैं, तो ये 14 बन जाएगी, ये 12 बन जाएगी। ये कितनी होगी आपकी, 5 बनानी, तो इसको हटा दीजिए, ये आपका 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 22। देखिए जरा, आपके पास 5 क्रमागत संख्याओं की चर्चा कर रहा था, ठीक बीच वाली जो संख्या है बेटा, बीच वाली कितनी आ गई 16, तो बीच वाली जब 16 आ गई तो 2 इधर बढ़ेंगी और 2 पीछे बढ़ेंगी, तो 16 2 18 2 20, और इससे 2 कम करेंगे, 16 2 14 2 12, हाँ ये बन जाएंगी। तो आपने देखा कि ठीक जो बीच वाली संख्या है बेटा 12 14 16 18 20, ये आपकी संख्या। अब अगर ठीक बीच वाली संख्या कहता तो आंसर आपका पहले आपका क्लियर हो जाता, 16 आता। अब और उसने थोड़ा बढ़ा दिया कि बड़ी संख्या बतानी है और छोटी संख्या बतानी है। तो बड़ी संख्या आप देख पा रहे हो यहाँ पर, ये आपकी बड़ी संख्या होगी, ये। अच्छा, और ये जो आपकी आएगी, ये आपकी होगी छोटी संख्या, ये तो होगी आपकी छोटी संख्या। क्या बात क्लियर हो गई है? अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आपको बेटा क्या करना है, आपको ऐसे ठीक बीच वाली संख्या निकालना है। योगफल में आपको नंबर ऑफ n का भाग कर देना है, तो आपका जो सवाल का आंसर होगा वो आपका जनरली प्राप्त हो जाएगा। अच्छा बेटा, जब ऐसा, जैसे यहाँ पर ये क्रम 3 था, ये 5 था, और 3 और 5 ना आए, कभी 4 और 6 आ जाए, उसको जरा ध्यान से उस पर चर्चा करें, जरा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए बेटा, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो, इसको हम रब कर दे रहे हैं, ये तो कंसेप्ट आपने समझ ही लिया होगा। और कमेंट बॉक्स में अभी एक सवाल और दे रहा हूं, जिसे आपको बताना है। सवाल ये है बेटा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है। लिख लीजिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 250 है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 250 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आपको सवाल आपके पास क्या है बेटा, इस सवाल का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। क्या देना है? 5 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 250 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बड़ी संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है।